एपिसोड 10 की शुरुआत गैंग वोक के मिनवान को देखने से होती है। जैसे ही गैंग वोक की नजर मिनवान पर पड़ती है, वो तुरंत छिप जाता है। मिनवान के वहां से चले जाने के बाद गैंग वोक खुद से सवाल करता है, रुको, मैं उससे बच क्यों रहा हूँ? तभी यूरी की सेक्रेटरी अचानक पीछे से आकर उसे छूती है, जिससे गैंग वोक बुरी तरह चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि यूरी कहाँ है। उसी समय यूरी वहाँ से जाने वाली होती है कि अचानक गैंग वोक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। यूरी उसे अपने सामने देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। गैंग वोक मुस्कुराता है और यूरी की नजर उसके हाथों में पहने हुए ग्लव्स पर जाती है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैंग वोक बताता है कि पिछली रात उनकी बातचीत के बाद वो यूरी से मिलने के लिए पहली फ्लाइट लेकर सिंगापुर आ गया। यूरी उसका हाथ पकड़ने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैंग वोक कहता है, हमने ग्लव्स पहने हुए हैं, इसलिए सब ठीक है। कम से कम ऐसे ही हाथ तो पकड़ सकते हैं। अगर मुझे फिर कोई गोश्त दिखाई दिया तो दिखाई देने दो। इसके बाद गैंग वोक बताता है कि उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया कि उसकी मीटिंग अच्छी नहीं गई। यूरी मानती है कि सिंगापुर आने के बाद से ही उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ बिल्कुल भी फिट नहीं हो पा रही। गैंग वोक तुरंत उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्योंकि उसने प्लेन में भी खाना नहीं खाया था। यूरी उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ में रेस्टोरेंट चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में दोनों एक दूसरे की प्लेट्स में खाना रखने लगते हैं। फिर गैंग वोक यूरी से पूछता है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? यूरी सच में उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है और दोनों साथ में हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद गैंग वोक यूरी को एक फोक पेंटिंग देता है। यूरी ये देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि गैंग वोक खुद ये गिफ्ट लेकर आएगा। उसने तो सिर्फ उम्मीद की थी कि वो इसे मिस्टर बॉन्ग तक पहुंचा देगा। गैंग वोक कहता है कि वो इसे सिर्फ किसी और के हाथ भेज नहीं सकता था, क्योंकि यह ऐसी चीज थी जिसकी यूरी को जरूरत थी। इसके बाद वो बताता है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शायद ह्योम मिन के पास कोई अच्छी खबर हो। तभी ह्योम मिन का गैंग वोक को फोन आता है। वो बताता है कि उसने मिस हा के सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में और जानकारी निकाली है। उसे पता चला कि एक्सपीडिशंस के बाद मिस हा ने कई बार एक ही जगह की तस्वीरें पोस्ट की थी। ह्योम मिन को पता चलता है कि वो जगह सिंगापुर में रिवरसाइड के पास है और वहाँ एक ब्रिज भी है जो टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। गैंग वोक उससे पिक्चर्स और कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए कहता है। गैंग वोक और यूरी उन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए आखिरकार मिस हा तक पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर मिस हा पूछती है कि वे उसे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हैं। यूरी उससे कहती है कि वो पहले उसकी पूरी बात सुन ले। यूरी समझाती है कि शायद मिस हा को लगता है कि वो रीनो होटल में अपनी पोजीशन बचाने के लिए बेताब है, लेकिन असली वजह कुछ और है। वो उसे सिएना हॉल के बारे में बताती है। उसके पिता ने सिएना हॉल बनाया था और उसकी माँ उसे मैनेज करती थी। जब उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया, तब सिएना हॉल ही वो जगह बची जहाँ यूरी को अपने पेरेंट्स से जुड़ा हुआ महसूस होता था। उसके लिए सिएना हॉल उसके माता पिता की बेहद कीमती यादों से जुड़ा हुआ है। फिर यूरी कहती है कि चेओन एट्रियम भी शायद मिस हा के लिए उतना ही खास होगा। वो बताती है कि उसे पता चला है कि मिस हा के भाई ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत बड़ा कर्ज लिया है। इस वजह से चेओन एट्रियम आखिरकार प्रॉपर्टी स्पेक्युलेटर्स के हाथों में जा सकता है। मिस हा बताती है कि उनके पिता की मौत के बाद प्रॉपर्टी उसके भाई को विरासत में मिली थी। उसने कई बार खुद उस प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई उसे देने के लिए तैयार नहीं था। वो तभी प्रॉपर्टी देने को तैयार था जब मिस हा उसका पूरा कर्ज चुका दे। ये फैमिली डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि अब दोनों प्रैक्टिकली एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इसके बाद मिस हा पूछती है कि वे इस प्रॉब्लम को हल कैसे करने वाले हैं। यूरी बताती है कि वे चेओन एट्रियम को प्रीलिमिनरी कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित करवाना चाहते हैं। सरकार ने हाल ही में मॉडर्न और कंटेम्पररी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए अगर कोई बिल्डिंग अभी इतनी पुरानी नहीं है कि उसे नेशनल रजिस्ट्रेशन मिल सके, लेकिन उसके डैमेज होने का खतरा है, तो उसे प्रीलिमिनरी प्रोटेक्शन मिल सकती है। मिस हान पूछती है कि इसके बाद क्या होगा। यूरी बताती है कि रीनो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। अगर मिस हान का भाई उसे प्रॉपर्टी डीलर्स को बेचने के बजाय रीनो कल्चरल फाउंडेशन को दे देता है, तो वे उस जगह को सुरक्षित रखेंगे और उसे कला और संस्कृति से जुड़ी जगह के रूप में चलाएंगे। यूरी मिस हान को वहाँ की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी देती है। मिस हान इस ऑफर से काफी प्रभावित होती है, लेकिन उन्हें चिंता होती है कि अगर यूरी शेयरहोल्डर्स मीटिंग हार गई, तो वो भी अपना डबल स्टॉक प्राइस का मौका खो सकती है। यूरी कहती है कि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है और मिस हान से सिर्फ एक बार उस पर भरोसा करने के लिए कहती है।
मिस हान कहती है कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जाने से पहले यूरी उन्हें वो गिफ्ट देती है जो गैंगवॉक उनके लिए लेकर आया था। यूरी कहती है, ये गिफ्ट मैंने खास आपके लिए तैयार किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसके बाद यूरी और गैंगवॉक वहाँ से चले जाते हैं। वापस जाते समय यूरी कहती है कि मिस हान ने अभी तक उन्हें कोई साफ जवाब नहीं दिया। गैंगवॉक उसे समझाता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अब उन्हें मिस हान को थोड़ा समय देना चाहिए। कुछ देर बाद हियोंग मिन का फिर से फोन आता है। वो मजाक में बताता है कि एक इन्वेस्टिगेटर इस बात से नाराज है कि गैंगवॉक बिना किसी को बताए सिंगापुर चला गया। गैंगवॉक वादा करता है कि वो वापस आते समय सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा। फोन रखने के बाद गैंगवॉक यूरी से गिफ्ट चुनने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। यूरी मान जाती है। इसके बाद दोनों पूरा दिन साथ में शॉपिंग करते हैं। वे सुवेनियर्स, कीचेन्स और अलग अलग तरह के गिफ्ट्स देखते हैं। गैंगवॉक यूरी की तस्वीरें लेता है जब वो अलग अलग चीजें ट्राई करती है। दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, हंसते हैं और पूरा दिन साथ में एंजॉय करते हैं। शाम को दोनों एक बिजी फूड स्ट्रीट में पहुंचते हैं। वहाँ इतने सारे तरह के फूड्स देखकर यूरी हैरान रह जाती है। गैंगवॉक उससे पूछता है कि सिंगापुर आने के बाद से क्या वो ठीक से खाना खा रही है। यूरी कहती है कि हाँ, वो ठीक से खाना खा रही है, लेकिन गैंगवॉक उसकी बात नहीं मानता और मजाक में कहता है कि खाना न खाने की वजह से उसका चेहरा आधा रह गया है। वो यूरी को अलग अलग डिशेस ट्राई करवाता है और उसे बताता है कि किस फूड के साथ कौन सी सॉस इस्तेमाल करनी चाहिए। आखिरकार यूरी मानती है कि उसे खुशी है कि वे दोनों यहाँ आए। दोनों अपनी इस छोटी सी एडवेंचर के नाम पर चीयर्स करते हैं। वापस जाते समय यूरी गैंगवॉक को देखकर कहती है, गैंगवॉक, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। गैंगवॉक मुस्कुराकर कहता है, अरे इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर यूरी उससे पूछती है कि क्या वो सच में ठीक है और क्या उसे घोस्ट दिखाई देने से डर नहीं लगता। गैंगवॉक कहता है कि अभी तक उसे कोई घोस्ट दिखाई नहीं दिया, इसलिए शायद वो ठीक रहेगा। अचानक गैंगवॉक एक तरफ देखने लगता है। यूरी तुरंत पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें घोस्ट दिखाई दे रहे हैं? गैंगवॉक मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मुझे लगता है दिखाई दे रहे हैं। यूरी घबरा जाती है, लेकिन गैंगवॉक उसकी तरफ देखकर कहता है, कुछ नहीं, बस तुम हो। यूरी मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। बाद में दोनों होटल वापस लौटते हैं। गैंगवॉक बताता है कि उसने यूरी की फ्लोर पर रूम बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन सारे रूम्स फुली बुक थे। तभी यूरी अचानक उससे पूछती है कि क्या वो उसके रूम में एक कप ऑफ टी पीने के लिए आना चाहेगा। गैंगवॉक तुरंत हाँ कह देता है। रूम के अंदर यूरी की नजर एक ग्रीन पेंडेंट पर पड़ती है और उसे देखते ही उसे अपने पास्ट की एक बात याद आ जाती है। यूरी गैंगवॉक को बताती है कि समुद्र में गिरने से पहले जी हवान ने उसके गले में एक नेकलेस पहनाया था। उसने कहा था कि वो नेकलेस उसके लिए बहुत खास है, लेकिन यूरी को लगता है कि एक्सीडेंट के दौरान वो नेकलेस खो गया था। गैंगवॉक उसे कहता है कि उसे उस मेमोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद दोनों उस दिन मिली एक नई डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। गैंगवॉक ग्लव्स पहनकर यूरी का हाथ पकड़ पा रहा है और उसे घोस्ट दिखाई नहीं दे रहे। गैंगवॉक यूरी की तरफ देखता है और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूरी तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। गैंगवॉक कहता है कि एक बात है जो वो लंबे समय से उससे कहना चाहता था। वो कहता है, अगर इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तो मुझे घोस्ट दिखाई देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से यूरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी एक बार फिर अपना हाथ पीछे खींच लेती है। वो कहती है कि गैंगवॉक जो कह रहा है उसके लिए वो सच में उसकी बहुत ग्रेटफुल है, लेकिन वो उस इंसान को सफरिंग में नहीं देखना चाहती जिससे वो प्यार करती है, और वो भी अपनी वजह से। गैंगवॉक उसे प्यार से देखता है और उसे किस कर देता है। अगली सुबह दोनों कोरिया लौटते हैं, जहाँ रीना होटल में शेयरहोल्डर्स की मीटिंग होती है। मीटिंग में सीईओ चेओन यूरी को हटाने के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोट्स गिने जाते हैं, जिसमें 51% लोग उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन ऑन-साइट वोट्स में 51.5% शेयरहोल्डर्स यूरी के पक्ष में वोट करते हैं। इस तरह यूरी को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ 3% के अंतर से खारिज हो जाता है। यूरी राहत महसूस करती है, जबकि हरी और उसका परिवार पूरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं। इसी बीच यूरी मिस हा को फोन करके आखिरी समय पर अपना फैसला बदलने के लिए धन्यवाद देती है। मिस हा बताती है कि यूरी के गिफ्ट ने उसके डिसीजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दरअसल यूरी ने हाल ही में डुबोन नाम के एक आर्टिस्ट के बारे में जाना था, जिसकी बटरफ्लाई थीम फोक पेंटिंग्स ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा था। उधर मिनवान को जब पता चलता है कि यूरी वोटिंग में बच गई है, तो वो गुस्से से भर जाता है। यूरी अपने ऑफिस में वापस आती है और मिस्टर बॉन्ग तथा अपनी सेक्रेटरी को धन्यवाद देती है कि उन्होंने इस पूरे क्राइसिस में उसका साथ दिया।
इसके बाद वो अपनी ग्रैंडमदर को एक यूएसबी फाइल देती है जिसमें स्लश फंड से जुड़ा एविडेंस होता है। यूरी कहती है कि वो सिर्फ इसलिए डायरेक्टर ऑक को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वे फैमिली है। उसका मानना है कि अगर रीना ग्रुप को हेल्दी रखना है तो उसके अंदर के खराब हिस्सों को हटाना ही होगा। इसके बाद पता चलता है कि डायरेक्टर ऑक की आर्ट गैलरी रीना होटल को महंगे दामों पर आर्टवर्क्स बेचकर स्लश फंड बना रही थी। वहीं चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ गेयरडोंग ने हियोन फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की और इसी पैसे से असेंबलीमैन पार्क जिन-डोंग को रिश्वत देकर बिल्डिंग लाइसेंस हासिल किया गया। मिनवान इस जानकारी को यूरी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करता है। गैंग वोक घर लौटता है जहां उसकी ग्रैंडमदर उसे यूरी के साथ रिलेशनशिप को लेकर डांटती है। वो बताती है कि शेमन के अनुसार यूरी के साथ रिश्ता गैंग वोक की बची हुई जिंदगी को कम कर सकता है, इसलिए वो गैंग वोक को 3 दिन के अंदर यूरी से रिश्ता खत्म करने को कहती है। गैंग वोक इसे अंधविश्वास मानता है और यूरी को छोड़ने से मना कर देता है। उधर मिनवान हरी के परिवार से मिलता है और सीएल ग्रुप और रीना को साथ लाने का प्रस्ताव देता है। वो बताता है कि अगर दोनों कंपनियां मिल जाएं, तो वे एशियन मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना सकते हैं। हरी का परिवार इस आइडिया से काफी प्रभावित होता है, लेकिन मिनवान जानता है कि यूरी और उसकी दादी इतनी आसानी से इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगी, इसलिए वो कहता है कि उन्हें इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। बाद में यूरी गैंग वोक को फोन करती है। गैंग वोक कहता है कि उसे यूरी से फोन पर बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे बहुत याद कर रहा है। यूरी भी कहती है कि उसे उसकी याद आ रही है। गैंग वोक तुरंत उससे मिलने का फैसला करता है। वो अपनी दादी से छिपकर घर से निकल जाता है और कहता है कि वो कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है। यूरी के घर पहुंचकर वो उसे गले लगा लेता है और बताता है कि उसने उसे कितना याद किया। दोनों अंदर जाकर उन पुराने पलों को याद करते हैं जब गैंग वोक पहली बार यूरी के घर आया था और अब तक उनके साथ क्या क्या हुआ है। फिर गैंग वोक यूरी से पूछता है कि अगर उसके पास टाइम मशीन हो तो वो पास्ट में जाना चाहेगी या फ्यूचर में। गैंग वोक कहता है कि वो फ्यूचर में जाना चाहेगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि दोनों की जिंदगी आगे कैसी होगी। लेकिन यूरी पास्ट में जाना चाहती है क्योंकि उसे अपने अतीत की एक बात का सच जानना है। वो गैंग वोक को एक्सीडेंट रिपोर्ट दिखाती है। इसमें एक्सीडेंट के बाद मिली चीजों की लिस्ट में उसके पेंडेंट का कोई जिक्र नहीं होता। गैंग वोक को लगता है कि यह एक बड़ा सुराग हो सकता है, इसलिए वो उस पैरामेडिक को ढूंढने का फैसला करता है जिसने एक्सीडेंट के समय यूरी को बचाया था। दोनों उस पैरामेडिक से मिलने जाते हैं जिसने एक्सीडेंट के समय यूरी को बचाया था। वो बताता है कि उसने यूरी का पेंडेंट देखा था और एक्सीडेंट के बाद कोई उसे लेने भी आया था। उस व्यक्ति ने खुद को फैमिली मेंबर बताया था। वापस लौटते समय यूरी को ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि पार्क जिन-डोंग और हियोन म्यूजियम के ब्राइबरी केस में यूरी और रीना होटल का नाम भी जोड़ा जा रहा है। यूरी इसे झूठा बताती है और लीगल टीम को तैयार करने का आदेश देती है। वहीं गैंग वोक को पता चलता है कि असली स्कैंडल चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ गेयरडोंग और पार्क जिन-डोंग से जुड़ा है, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच गैंग वोक को अचानक ओवरसीज ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जबकि उसका आवेदन पहले रिजेक्ट हो चुका था। गैंग वोक की दादी यूरी से मिलने आती है। वो कहती है कि उन्हें यूरी सच में पसंद है क्योंकि गैंग वोक उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि दोनों अलग हो जाएं। यूरी पूछती है कि क्या इसकी वजह उसकी जन्म की साल है। दादी कहती है हाँ। वो मानती है कि यह बात अंधविश्वास जैसी लग सकती है, लेकिन उन्हें अपनी बात पर पूरा भरोसा है। फिर दादी बताती है कि गैंग वोक का दिल पहले से ही कमजोर है। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले वो कई बार मौत के करीब जा चुका था। दादी कहती है कि वो उसे दोबारा खोने का खतरा नहीं उठा सकती, इसलिए वो यूरी से गैंग वोक को छोड़ने की विनती करती है। वो कहती है कि गैंग वोक अपनी जान की परवाह किए बिना भी यूरी का साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए गैंग वोक को बचाने के लिए यूरी को ही उससे दूर जाना होगा। दादी के जाने के बाद यूरी पूरी तरह टूट जाती है। यूरी होटल से बाहर निकलती है और बार बार गैंग वोक की दादी की बातें याद करती है। उसे लगता है कि जब से गैंग वोक उसकी जिंदगी में आया है, तब से वो कई खतरनाक सिचुएशंस में फंस चुका है। धीरे धीरे यूरी को यकीन होने लगता है कि अगर वो गैंग वोक के साथ रही तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी अचानक गैंग वोक दौड़ता हुआ उसके पास आता है। वो बहुत परेशान होता है और पूछता है, तुमसे कांटेक्ट करना इतना मुश्किल क्यों हो गया था? क्या तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था? यूरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो कहता है, यूरी, मुझे तुम्हारा और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन यूरी उसे रोक देती है और पूछती है, क्या हमें अलग हो जाना चाहिए? गैंग वोक ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर यूरी कहती है, चलो अपनी एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं, और इन्हीं दर्द भरे शब्दों के साथ एपिसोड 10 खत्म हो जाता है।